भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म दतोदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों आज एक टॉपिक है कि बकरी फार्म के बंद होने के क्या कारण। दोस्तों बकरा फार्म जब खुलता है और खुलने के बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनके बारे में बकरा फार्म खोलने वाला पूर्ण रूप से अवगत नहीं होता है, और अवगत ना होने के कारण जानकारी के अभाव में वो आदमी मजबूर हो जाता है अपने फार्म को बंद करने के। तो आगे वीडियो में हम आपको जो महत्वपूर्ण कारक हैं, किन कारणों से बकरे फार्म बंद होते हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी वीडियोस का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। और जिन लोगों ने मेरे कहने पर अभी अभी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बकरा फार्म खुलता है तो जो मालिक होता है, ओनर होता है, उसके अंदर बहुत सारे टेम्पटेशंस होते हैं, और उन टेम्पटेशंस के वजह से जो अनुभवी लोगों के अनुभव बताते हैं उनके अनुसार कार्य ना करके अपने टेम्पटेशन को फुलफिल करके अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए काम करता है, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, नस्ल का चुनाव। और उसमें आमतौर से नस्ल का चुनाव तभी करना है जब आप पूर्ण रूप से आपके पास जानकारी आ जाए बकरी पालन की, और इसके लिए आप शुरुआती दौर में जो देसी नस्ल की बकरियां हैं आपके क्षेत्र की, उन्हीं से शुरू करना चाहिए। लेकिन हमारी इच्छा उसकी पूर्ति के लिए हम उसको दूसरी नस्ल या राज्य के बाहर की दूसरी नस्ल, बड़ी नस्ल और या फिर एग्जोटिक ब्रीड के ऊपर काम करने के लिए हम प्लान बना लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट शुरू में होना चाहिए वो थोड़ा होना चाहिए। जब एक समय बीत जाने के बाद 15-20 बकरी से आप काम शुरू करें और उसके बाद साल 6 महीने इस पर काम करने के बाद आप उसके नेचर से, उसके बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से, उसके सिम्टम्स से सब जब वाकिफ़ हो जाते हैं तो तब आप किसी भी दूसरी नस्ल पे या फिर उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश रहती है और करना चाहिए। तभी आप उसको कामयाबी से आगे चला सकते हैं। तीसरा बड़ा कारण ये होता है कि हमारा इनिशियल कॉस्ट जो होता है, जो हम पूंजी लगाते हैं, जो लागत लगाते हैं, वो पहले ही बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे कि हम शेड के ऊपर बनाने के ऊपर बहुत खर्च कर देते हैं, उसको शेड से हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता है। हमें जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है कि बकरी जो कि बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए और जिससे हमें प्रोडक्शन लेना है, वो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और अल्टीमेटली हम हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आ जाते हैं। दोस्तों जब हम अनुभवी लोगों के अनुभव को इग्नोर करके अपने इच्छा के अनुसार बकरी के ब्रीड का सिलेक्शन करते हैं, नस्ल का चुनाव करते हैं, तो फिर हम बकरी खरीदने के लिए राज्य के बाहर जाते हैं, और जब हम वहाँ से बकरियों को लेके आते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट और आपके यहाँ का एनवायरनमेंट, इनके अंदर काफ़ी बदलाव होता है, और जिसकी वजह से बकरियों के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं, जिसमें बकरियां बीमार भी होती हैं। और उनकी बीमारी के बहुत सारे कारण हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें एक कमर तोड़ने का काम करती है। हम जहाँ से बकरी लेके आए वहाँ पर उसका खान पान, उसका रहन, उसका देखभाल करने वाला जो जिस हिसाब से करता था, हम सारी परिस्थितियाँ उसके विपरीत हो जाती हैं और बदल जाती हैं, और जिसके कारण वो जानवर अपने आप में अनकम्फर्ट जोन में आपके यहाँ महसूस करता है, और जिसके वजह से आप परेशान होते हैं। दूसरा, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कारक हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप अपने फार्म पर समय दे रहे हैं और नियमित समय दे रहे हैं तो ये एक ही कामयाब होने के बहुत ही करीब माना जाता है। लेकिन अगर आप वर्कर के भरोसे, मैनेजर के भरोसे अगर आप फार्म चला रहे हैं तो ये एक समय आएगा जिसमें आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आपको फेल होने के कुछ और कारकों में जो इम्पोर्टेंट कारक हैं कि आप मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं वो फिजिकल मॉनिटरिंग ना करके आप सीसीटीवी के द्वारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या मोबाइल से सारा फार्म ऑपरेट कर रहे हैं,
दोस्तों, मोबाइल और सीसीटीवी ये फेल होने के बड़े कारकों में से गिने जाते हैं। दोस्तों, बकरी पालन में कामयाब होने का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है कि आपके पास स्किल्ड लेबर हो, ट्रेंड मैन पावर हो, वो आपके फार्म को रन करने के लिए। और इसकी एक बड़ी ही विडंबना रही है, या स्किल्ड मैन पावर का मिल पाना ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। दूसरा कि हमारे बकरा फार्म का मैनेजमेंट, उसका फीड मैनेजमेंट हो, उसका हाइजीन मैनेजमेंट हो, उसका हेल्थ मैनेजमेंट हो, उसका वैक्सीनेशन हो, और साथ में वर्कर्स का मैनेजमेंट हो, और सीजनल वेरिएशंस की वजह से जो चेंजेस हम लोगों को अपने फार्म पर करने चाहिए, क्या हम उन सब चीज़ों के लिए अवगत हैं? और अगर उससे अवगत नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे बकरा फार्म के फेल होने का। और दूसरे कारकों में है कि आपने जहां बकरा फार्म एस्टेब्लिश किया है वहां पर मार्केटिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर्म में नहीं है। दूसरा कि कोई प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास पड़ोस में या नियर बाई में नहीं होने के का एक बड़ा कारण होता है फेल होने का कारण। और साथ में सबसे बड़ा कारण माना जाए तो रनिंग कैपिटल, और इसके साथ साथ पेशेंस। रनिंग कैपिटल इसलिए कि जो गोट फार्मिंग है इसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, और वो गर्भकाल होता है 2 से 3 साल के बीच का समय। 2 साल तक तो आप मान के चलें कि इसमें बहुत कुछ आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा, और 2 साल तक आपको इनपुट ही लगाना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमारी नज़र नहीं होती है, और अगर होती भी है तो उस लेवल की नज़र नहीं होती। दोस्तों, अब तक जितने कारक मैंने बताए कि बकरा फार्म बंद होने के या फेल होने के, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है कि जानकारी का अभाव। और जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है कि आप किसी ऐसे जगह पर जहाँ की फार्म रन कर रहा है कोई आदमी जो पिछले 5-7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हो और एजुकेटेड हो, वहाँ से जाके आप जानकारी लें। दोस्तों, मालवा गोट फार्म गोट एंड शीप फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन का एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर है, और गोट एंड शीप फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ये एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्किल इंडिया डिजिटल हब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड ट्रेनिंग पार्टनर है। दोस्तों, मालवा गोट फार्म अपने यहाँ पर 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में 5 दिवसीय वैज्ञानिक और व्यावसायिक बकरी पालन प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है। इच्छुक लोग अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें, और प्रशिक्षण के दौरान हमारे यहाँ आपको जमीन का चुनाव कैसे करना है, ब्रीड का सिलेक्शन कैसे करना है, और आपका फीड मैनेजमेंट कैसा हो, फॉडर मैनेजमेंट कैसा हो, ग्रीन फॉडर मैनेजमेंट कैसा हो, कंसंट्रेट कैसा हो, आपका हेल्थ मैनेजमेंट, हाइजीन मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, साथ में वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ों के साथ साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी आज की तारीख में गोट इंडस्ट्री में अवेलेबल है कि आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे करेंगे, आप सीमेन को कैसे कलेक्ट करेंगे, उसका कैसे इवेल्युएशन करेंगे, और एक बकरे के 1 ml सीमेन से कैसे आप फ्रेशली कलेक्टेड सीमेन से एआई करेंगे, और फ्रोजन सीमेन से कैसे एआई करेंगे, आप इस ट्रेनिंग में इसकी विस्तृत रूपरेखा आपको दिखाई देगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने का माध्यम बने। दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, और आगामी वीडियोस के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए।